वेलकम है गाइस आपका असली अखाड़ा पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। और ये होने वाला है पहला एपिसोड हमारी नई सीरीज दैट इज एपिक का। ब्लैक फ्राइडे के बाद ये आपके लिए नई सीरीज और इसमें होने वाले हैं 4 एपिसोड, जहां सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं अंडरटेकर की स्ट्रीक के बारे में। बस मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आज का जो एपिसोड है दैट इज एपिक सीरीज का पहला एपिसोड, ये आपके लिए पूरा एक्सपीरियंस की तरह होने वाला है। अंडरटेकर की स्ट्रीक के बारे में आपको ऐसी बातें पता चलने वाली, इवन हमारा उस टाइम का एक्सपीरियंस जब ये स्ट्रीक टूटी थी और क्यों ये स्ट्रीक अपने आप में इतनी लेजेंडरी रही है। जैसे अंडरटेकर की स्ट्रीक की शुरुआत होना 1991 में जिमी स्नूका के साथ उनका वो पहला मैच था। अगर पूरे रेसलमेनिया की बात करें जब तक अंडरटेकर रिटायर नहीं हो गए तो सिर्फ 3 ही ऐसी रेसलमेनिया है जो कि उन्होंने मिस करी अपने पूरे इस करियर में, जो कि थी रेसलमेनिया 10, उसके बाद 16, उसके बाद 35। सारे मैचेस मोस्टली अंडरटेकर ने डोमिनेट करते हुए ही जीते हैं, लेकिन एक बार डिस्क्वालिफिकेशन से जायंट गोंजालेस के अगेंस्ट उनको विक्ट्री मिली थी, जिसको माना जाता है कि एक वो लो पॉइंट था अंडरटेकर की स्ट्रीक का। और एक फनी बात ये कि आखिर सबको पता कब चला कि अंडरटेकर की ऐसी कोई स्ट्रीक भी बन रही है, क्योंकि जब 21 पे जाके वो खत्म हुई तब तक तो सबको पता था स्ट्रीक है, लेकिन जब 9 विक्ट्री मिली थी अंडरटेकर को रेसलमेनिया में, तब उनको पहली बार रियलाइज हुआ। रिक फ्लेयर के अगेंस्ट जब उन्होंने जीता था, जो कि उनकी 10वीं विक्ट्री थी रेसलमेनिया में, तब पहली बार उन्होंने अपनी 10 फिंगर्स को दिखाया और ये बात बताई कि मेरी एक ऐसी स्ट्रीक चल रही है। अभी तो ये सिर्फ आपके लिए एक इंट्रो की तरह मैंने बोला है, बहुत कुछ आज डिस्कस करने के लिए आयुष मेरे साथ है। पूरी पुरानी उस मेमोरी में भी जाएंगे जब हम उस चीज को लाइव विटनेस कर रहे थे, अंडरटेकर की स्ट्रीक टूटी थी और उसके बाद की बहुत सारी चीजें। तो आयुष, पहले तो जैसे हम सबको पता है कि ब्रॉक लेसनर वो नेम है जिन्होंने इस स्ट्रीक को तोड़ा था, लेकिन इससे पहले भी लिस्ट इतनी लंबी है कि ऐसा लग रहा है कि ये स्ट्रीक तो शुरू होने से पहले भी खत्म हो सकती थी। इतनी लंबी लिस्ट है जो कि अंडरटेकर की स्ट्रीक को तोड़ने वाले थे। और मुझे लगता है कि हम सीधा मैं ये बोलूँगा कि पोल में ना नीचे कुछ नाम डाल देंगे कि अगर ब्रॉक लेसनर नहीं तो कौन होना चाहिए था जो अंडरटेकर की स्ट्रीक तोड़ता। और काफ़ी क्लोज भाई, कुछ कुछ लोग तो आए रोहित, और उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि भाई अंडरटेकर की स्ट्रीक तो चलो क्या ही है, अनडिफीटेड ही तो है, कभी भी हार सकता है रेसलमेनिया में। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि हारेगा नहीं। रेसलमेनिया 12 से स्टार्ट हुआ है सिलसिला, जहाँ केविन नैश ऐसा लग रहा था कि जीत सकते हैं। डीजल उस टाइम पे वो थे, लेकिन उन्होंने बोला नहीं भाई, मैं तो चल रहा हूँ, अपना जा रहा हूँ, नोटिस दे दिया डब्ल्यूडब्ल्यू छोड़ने का। और उसके बाद आते हैं ट्रिपल एच रेसलमेनिया 17 में, जहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू को लग रहा था कि अगर ट्रिपल एच को हमें स्ट्रीक दे दें तो शायद उनके करियर के लिए बहुत बढ़िया हो सकता है। लेकिन बैक स्टेज उनको ये लग रहा था कि बहुत बड़ी बात है कि ट्रिपल एच अगर हरा दे तो ठीक तो है, लेकिन स्ट्रीक हम इतनी जल्दी तोड़वा नहीं सकते। क्योंकि इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि तब जाके मतलब 9 जब अंडरटेकर हो गए थे, तब डब्ल्यूडब्ल्यू को रियलाइज हुआ भाई हमारे पास कुछ तो बहुत बढ़िया है, इसको इतनी आसानी से जाने कैसे दें। और क्लियरली जैसे मेंशन करा रिक फ्लेयर रेसलमेनिया 18 में। ये अभी तो जब क्योंकि जिस टाइम पे हमने डब्ल्यूडब्ल्यू को फॉलो करना शुरू किया तब तक ऑलरेडी स्ट्रीक एक थिंग बन चुकी थी, लेकिन ये वो टाइम था जब डब्ल्यूडब्ल्यू स्ट्रीक को बना रही थी आगे किसी एक बड़े चीज़ के लिए। तो ये एग्जैक्टली वही पॉइंट था जब ये डिसाइड हुआ यार ऑलरेडी स्ट्रीक चल रही है तो इसको बना देते हैं। उसके बाद रिक फ्लेयर भी वो नेम थे जो कि जीतने वाले थे, लेकिन फिर उन्होंने स्ट्रीक को और बड़ा दिखाने के लिए रिक फ्लेयर के सामने रिक फ्लेयर के सामने भी वो जीते, जो कि उनके रिकॉर्ड को 10 पे लेके जाता है। और एक गिमिक आता है फिर रैंडी ओर्टन का। रेसलमेनिया 21 की बात है, अगेन वो भी एक नेम थे, क्योंकि जैसा आज भी हम रैंडी ओर्टन को जानते हैं लेजेंड किलर के तौर पे, वो भी वो सुपरस्टार बनने वाले थे जो कि अंडरटेकर की स्ट्रीक को तोड़ते। और ऑब्वियसली उनके गिमिक के हिसाब से भी सूट करता, क्योंकि उस पॉइंट तक अंडरटेकर बहुत सारे लेजेंड्स को अपना शिकार बना चुके थे, तो ऐसा लग रहा था कि अगेन वो चीज़ हो सकती है। लिस्ट में एक अनफॉर्चुनेट चीज़ भी है, जब कर्ट एंगल रेसलमेनिया 22 में हो सकता था कि स्ट्रीक को तोड़ते, लेकिन एडी गुerrero की डेथ की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू को इस मैच को ही चेंज करना पड़ा। कर्ट एंगल का मैच नहीं हुआ अंडरटेकर के साथ और अंडरटेकर मार्क हेनरी को फेस करते हैं, जिसको ये भी बोला गया कि शायद सबसे बेकार मैच में से एक है ये, या सबसे बेकार मैच अंडरटेकर की स्ट्रीक का। और उस पॉइंट पर भी ये चीज़ नहीं हुई। लेकिन जब लेजेंड, मुझे ऐसा लगता है सारी लिस्ट को देखने के बाद, जो पहला ऐसा नेम था जिसके चांसेस लिस्ट में सबसे ज़्यादा थे वो एज का था। बट रीज़न उनका बहुत आपको अलग लगेगा या बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा, एज तो बड़ा सही बंदा है भाई एज के साथ उस टाइम पे ऐसा था। और ये जितने भी नाम हमने मेंशन करे हैं, आई थिंक रिक फ्लेयर और बाकी लोग जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं उनको छोड़ के हमेशा यही था कि अगर ये बंदा स्ट्रीक तोड़ेगा तो इसके करियर के लिए कितना अच्छा होगा। लेकिन उस टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यू को नहीं पता था कि अंडरटेकर का भी करियर कितना पड़ा है, और अगर एक बार अंडरटेकर की स्ट्रीक टूट गई तो शायद जो वो ऑरा वर्ड आज यूज होता है तब नहीं होता था, वो अंडरटेकर का खत्म हो जाएगा। एज उस पॉइंट पे अपने करियर में ऐसे थे कि वो अपने हील रन में अगर अंडरटेकर को हरा के स्ट्रीक तोड़ देते तो मेरे हिसाब से एज का जो करियर है वो और भी ज़्यादा याद करा जाता। आजकल की डेट में बोला जाता कि भाई ये वो बंदा है जो एक्लिप्स कर चुका है सारी चीज़ें डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। लेकिन उस समय एज का रीज़न था कि नहीं भाई, मैं चाहे कोई भी सुपरस्टार हूँ,
और रोहित बहुत कम लोग ये रेसलिंग में कभी करेंगे कि सामने से आके तुम्हें मौका दिया जा रहा है कि तुम्हें अंडरटेकर की स्ट्रीक तोड़नी है, लेकिन एज ने आके विंस को बोला अपने हील कैरेक्टर में भी कि मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज ये स्ट्रीक के लिए और अंडरटेकर के लिए जितनी मेरी रिस्पेक्ट है, मुझे नहीं लगता कि मैं वो सही बंदा हूँ जो इस स्ट्रीक को तोड़े। और 5-4 साल बाद CM पंक रेसलमेनिया 29 में कंप्लीट ऑपोजिट, और वो चाहते थे कि वही स्ट्रीक तोड़े अंडरटेकर की। ये मतलब जितनी बार भी मैं इस चीज़ को मेरे दिमाग में घूमती है कि CM पंक एक्चुअली खुद पुश कर रहे थे बैक स्टेज कि हाँ वो एक राइट बंदे हैं जो कि अंडरटेकर की स्ट्रीक को तोड़े, तो बिल्कुल ऑपोजिट था। एज ने बोला यार मुझे नहीं लगता कि मैं इस चीज़ के लायक हूँ, वही ऑपोजिट CM पंक पुश कर रहे थे, लेकिन ऑब्वियसली WWE का ऐसा कोई प्लान था नहीं। तो ये वो सारे नेम थे जो कि किसी पॉइंट पे आ सकते थे, और जैसे एक मूवी में होता है ना भाई, धीरे धीरे आपको क्लाइमैक्स की तरफ लेके चलते हैं। आज ये एपिसोड भी आपके लिए ऐसा होने वाला है। और अंडरटेकर की स्ट्रीक इतनी लेजेंडरी रही है, इसमें बहुत सारे मूवमेंट भी थे। आई थिंक कहीं ना कहीं आप लोगों ने इसको विजुअल्स में तो देखा होगा, जो बिग बॉस मैन के साथ रेसलमेनिया 1999 जो कि रेसलमेनिया 15 थी, वहां पे कैसे अंडरटेकर ने उनको टांग दिया था। और ये वो टाइम था जिस टाइम पे, जैसे हम अपने बाकी भी एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही एक ब्लर लाइन थी, पता नहीं चलता था कि रील क्या है रियलिटी क्या है। तो उस टाइम में बहुत सारे लोगों को लेजिट लगा था कि भाई रिंग में ही हो गया है इनका कांड। और केन के साथ भी फिर और लोग यही सोच रहे होंगे कि भाई तुमने बीच बीच में इतनी बढ़िया मोमेंट्स जो अंडरटेकर की ऐसी खत्म कर दी है, बस नाम मेंशन कर दिए कि कौन कौन आ रहेगा। तो वो जो कमाल की मोमेंट्स है उस पर अब हम आते हैं। और केन के साथ 2 बार मैच हुआ अंडरटेकर का, लेकिन जो फर्स्ट मैच था 1998 में, मैं रोहित को बोल रहा था भाई ये वो साल है जब हम पैदा हुए थे। तो जो लोग उस टाइम पे उसे एंजॉय कर रहे थे, फर्स्ट टाइम देख रहे थे उस पॉइंट पे केन के इस मैच को, केन बहुत बड़ी बात थी तब। और ऐसा लग रहा था कि भाई ये कौन आ गया, यही इकलौता वो बंदा है जो इस अंडरटेकर नाम के बंदे को ख़त्म कर सकता है या तो इससे ऊपर जा सकता है। बट केन भी हारे। और उसके बाद आई थिंक एक ऐसे मैच और सीरीज ऑफ मैचेस जिसको जितनी बार याद करा जाए, जितनी बार देखा जाए, चाहे वो आज पैदा हुआ हो बच्चा हो 10 साल बाद इस मैच को देखे, या भाई उस समय जिसने उसको लाइव देखा हो, मुझे लगता है कि ये रेसलमेनिया 25 में जो मैच हुआ था शॉन माइकल्स अंडरटेकर का, कुछ लोगों का बेस्ट रेसलिंग मैच एवर है। और ये फर्स्ट टाइम था रोहित जब अंडरटेकर और शॉन माइकल्स एक दूसरे के सामने आ रहे थे 1998 के बाद, और ऐसा मैच देना उस स्टेज पे। अगर रेसलिंग को या WWE को स्पेशली बहुत अच्छी तरीके से समझना है तो ना सिर्फ 25 बल्कि उसके बाद जो 26 में हुआ, फिर जो ट्रिपल एच के साथ अंडरटेकर का प्रोग्राम हुआ 27-28 में, अगर ये 4 साल ही उठा के देख लें तो मुझे लगता है ना सिर्फ ये सबसे स्पेशल साल है अंडरटेकर की स्ट्रीक के, बल्कि ये 4 साल काफ़ी है समझने के लिए कि WWE प्रोडक्ट को में अच्छा डिलीवर करने के लिए क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। क्योंकि अंडरटेकर शॉन माइकल्स दोनों ना सिर्फ अच्छी स्टोरी में थे बल्कि उनके रेसलिंग मैचेस भी इतने अच्छे थे। उसके बाद जब HBK रिटायर हो गया तो ट्रिपल एच ने अपने फ्रेंड की का बदला लेने के लिए उस चीज़ को किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो कि इस वाली स्ट्रीक को इतना स्पेशल बनाती है कि चारों के चारों मैचेस ऑब्वियसली अंडरटेकर ये स्ट्रीक को अपने डिफेंड करते हुए जीते थे। तो ये वही है कि अगर किसी को WWE के प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझना है कि ये क्या था कैसे था, तो बस ये अगर 4 साल उसने देख लिए अंडरटेकर के 2 मैच शॉन माइकल्स के साथ और दो ट्रिपल एच के साथ, जिसमें बाद में एंड ऑफ एन एरा भी हमने देखा था, तो मेरे ख्याल से ये इनफ होगा समझाने के लिए और स्ट्रीक की कितनी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रही है WWE में। मुझे लगता है कि वो एक लौता ऐसा टाइम था ना जब मैं उस मैच को देख रहा था कि भाई ये अगर कभी स्ट्रीक टूट सकती थी तो ये आज टूट सकती थी। अगर आज स्ट्रीक नहीं टूटी, ये स्ट्रीक कभी नहीं टूट सकती। मतलब मेरे हिसाब से मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि रेसलमेनिया 28 का जो एंड ऑफ एन एरा मैच है वो सबसे क्लोज मोमेंट थी एवर, जहाँ अंडरटेकर की स्ट्रीक शायद टूट भी जानी चाहिए थी। उससे बेटर मोमेंट उस पॉइंट पे नहीं थी जब शॉन माइकल्स उस हेल इन अ सेल के अंदर एक स्वीट चिन म्यूजिक लगाते हैं, अंडरटेकर पीछे घूमते हैं, पेडिग्री पड़ती है 1 2 3 और अंडरटेकर स्टिल किक्स आउट। भाई जितनी बार भी मैं उस बात को दोहराऊँ ना, मुझे लगता है गूज़बम्प्स आएंगे। और वो मोमेंट कि 3 लेजेंड्स इकट्ठे खड़े हुए हैं ऐसी परफॉर्मेंस के बाद, वो 4 साल की स्टोरी खत्म कर रहे हैं, एंड ऑफ एन एरा फॉर अ रीजन। रोहित अगर कोई पॉइंट था, ऐसा नहीं लग रहा था कि उस टाइम पे लगा था कि अब नहीं हारेगा अंडरटेकर कभी भी। आयुष तो वैसे बोल रहा है शॉन माइकल्स का मैच, लेकिन मैं बोलूँगा मुझे हर पॉइंट पे ही लगा था। क्योंकि मतलब अगर अब उस पीछे टाइम में जाके देखा तो आई थिंक पहला मैच फिर भी मैं बोलूँगा, लेकिन जब शॉन माइकल्स दूसरी बार रेसलमेनिया में अंडरटेकर के अगेंस्ट कम्पीट कर रहे हैं तो फिर लग रहा था यार ये स्ट्रीक टूटी या फिर करियर जाएगा। एंड देन जब ट्रिपल एच भी आया तो लगा भाई अब तो अंडरटेकर हारने ही वाले हैं। लेकिन ना सिर्फ एक बार बल्कि दूसरी बार भी वो जीत के ही गए। और वो केफे ब्रेक करने वाला मूवमेंट मैं बोलूँगा टेलीविजन पे ही था, क्योंकि इतनी
तगड़े राइवल होने के बाद भी कैसे वो रैंप पर खड़े हुए हैं, एक दूसरे के कंधों में उन्होंने हाथ रखा हुआ है, उनको पता है कि ये कितना स्पेशल है और हम रेयरली कभी ऐसा देखते हैं। और वो चीज़ एक्चुअल में उस प्रीमियम लाइव इवेंट की फुटेज, उस प्रोग्रामिंग का पार्ट थी, ऐसा नहीं था कि वो बैक स्टेज से आ रही है। 3 साल तक कोशिश करी शॉन माइकल्स और ट्रिपल एच ने कुछ ना कुछ करके कॉमन गोल बना लिया था अंडरटेकर को हराना, लेकिन जब 28 में इकट्ठे भी दोनों आए, हेली ने सेल भी लगा दिया टेकर को रोकने के लिए, तब भी टेकर को नहीं रोक पाए। तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि WWE ने ना उस टाइम पे अपना क्रिएटिव प्रोसेस, आई डोंट नो, कभी खुद उन्होंने भी सपने में सोचा होगा कि इस लेवल पे हम इस मैच को ख़त्म करेंगे कि रेसलमेनिया 28 यहाँ जाएगी। और भाई वो शो का मेन इवेंट भी नहीं था, ऐसा नहीं था कि वो भी सब कुछ है। जॉन सीना, रॉक ने सारी लाइमलाइट ले रखी थी। और दूसरे पॉइंट पे उस समय लोग सोच रहे थे कि ये तो बस एक स्ट्रीक है, हर साल होता है स्ट्रीक का मैच, लेकिन जो देखने को मिला वो एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा याद करी जाती है। लेकिन रोहित, CM पंक वाला मैच, उसके बारे में हमने डिस्कस करा, लेकिन रेसलमेनिया 30 वो दिन मुझे भी अभी याद है। पहली बार जब मैं रेसलमेनिया अपनी ज़िंदगी में बैठ के लाइव देख रहा था, मैं एक छोटा बच्चा हूँ, आई थिंक स्कूल में था तब, और मैं बता रहा हूँ भाई, रेसलमेनिया 30 बहुत अच्छी चल रही है, मूड अच्छा है, अंडरटेकर का मैच है ब्रॉक लेसनर के साथ। और उस टाइम में मुझे लग रहा था कि यार ठीक है, क्या ही है, ब्रॉक लेसनर आएगा, थोड़ा इधर उधर सुप्लेक्स लगाएगा, टूमस्टोन खाएगा, मैच खत्म। भाई ये तो मैच खत्म ही नहीं होने में आ रहा। एक टूमस्टोन किक आउट, ये किक आउट, किक आउट, ये बंदा भाई हार ही नहीं रहा है। और F5 लग रही है तीसरी, और उसके बाद मैच उस पॉइंट पे क्लियर था कि अंडरटेकर की हालत ख़राब है। और ऑब्वियसली उसके बाद जो हुआ, आई थिंक यहाँ पे मैं रोहित को बोलूँगा मोमेंट डिस्क्राइब करे, बिकॉज मेरे लिए जितनी शॉकिंग थी, मैं पूछना चाहता हूँ रोहित उस टाइम पे था कहाँ भाई, बिकॉज ये अपने आप में एक खुफिया बात है, आज तक मुझे लगता नहीं बताई गई है कहीं। तो ये हमेशा वैसे अगर ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे ऐसा सवाल आता है कि भाई तुम कहाँ पे थे जब अंडरटेकर की स्ट्रीक टूटी, तो शायद हाँ मैंने बताया नहीं है कभी ये, लेकिन मेरे को याद है अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ भी मैं इस मैच को ही डिस्कस कर रहे थे हम कि भाई अंडरटेकर और ब्रॉक लेसनर का मैच है, और जिस इम्पैक्ट क्रिएट करते हुए ब्रॉक लेसनर आए थे, और जो ब्रॉक लेसनर के फैंस रहे हैं वो तो मान के बैठे थे कि ब्रॉक लेसनर जिस तरीके का बंदा है भाई ये नहीं छोड़ेगा। अब तक जितने भी लोग आए, ठीक है स्टोरी लाइन कितनी बढ़िया थी, ब्रॉक लेसनर है, उसका बैकग्राउंड भी बहुत तगड़ा है, ये वो लेजेंड बंदा है। और मेरे को याद है मेरे बहुत सारे दोस्त लोग जो ब्रॉक लेसनर के फैन है वो तो मान के ही बैठे थे कि अंडरटेकर की स्ट्रीक टूटने वाली है, और हम ऐसे ही क्लास में बैठ के डिस्कस करते थे इसको। और उस टाइम पे WWE लाइव नहीं आती थी। आयुष बता रहा है कि उसका ये पहला लाइव रेसलमेनिया देखने का एक्सपीरियंस था, बट मैं इतना ज़्यादा उस टाइम पे क्या बोल सकते हैं, मैं इतना भाई बस ये मत पूछना कि कहाँ पे देखी और कैसे देखी, वो नहीं बता सकता मैं। ये कुछ वैसा ही है कि कुछ मोमेंट होते हैं जिसको लाइव अगर तुमने देख लिया तो भाई कहते हो भाई जिंदगी सफल हो गया, WWE देखने का अलग ही मजा है। तो लाइव मैंने नहीं देखी, मेरा इसका बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था भाई। मैंने इस चीज़ को फेसबुक पे देखा, और उस टाइम पे फेसबुक वैसे बहुत चलता था। मुझे नहीं पता अभी हमसे कितने लोग रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि अब तो मुझे लगता है हम भी बूढ़े हो चुके हैं भाई, 25-26 साल के हो गए हैं। लेकिन मैंने फेसबुक में इसको देखा और मेरे को लगा कि ये फेक बनाया हुआ है, किसी ने बस ऐसी टेक्स्ट वैक्स्ट लगा दिए, 21 लिखा हुआ आ रहा है, ये तो नहीं है, मेरे ख्याल से तो 22 आना चाहिए था। लेकिन जब ये चीज़ टीवी पे होती है, मेरे को पता था कि ये चीज़ हो रही है, हो भी सकती है। मैच देख रहा था मैं बहुत ज़्यादा, मैं लेकिन ये नहीं मान के बैठा था कि वो हो चुका, डाउट था। बट जब वो पिन फॉल होता है और जो पॉल हेमन के चेहरे पर रिएक्शन आते हैं, वो जो फैन का रिएक्शन आता है, उसके बाद वो पीछे ग्राफिक पे जब दिखा 21-1, तब लगा भाई सच में ये हो गया। क्योंकि वो पिनफॉल देखने के बाद भी मुझे लगा कि अभी कुछ तो होगा, रेफरी आएगा या कुछ तो होगा, यहाँ पे ये स्ट्रीक तो नहीं टूटी है। क्योंकि वो मोमेंट इतना अनरियल है कि अनरियल वर्ड ही उसको एक्सप्लेन करेगा। भाई मैं लेटा हुआ था अपने सोफे पे और चल रहा है लैपटॉप पे सामने ये मैच। माइकल कोल कहते हैं एंड द स्ट्रीक इज ओवर। जो स्ट्रीक पिच थी ना आवाज की और इज ओवर, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। माइकल कोल का भी मुंह खुला का खुला रह गया था, इस ओवर पे मुश्किल से निकला था। और उसके बाद मुझे लग रहा है कम से कम 5 मिनट तक कोई थीम सॉन्ग नहीं, कोई कुछ नहीं। लोग इधर उधर देख रहे हैं क्या गलती हो गई, क्या ये होना नहीं था, क्या अंडरटेकर ने रिंग में डिसाइड किया मुझे हारना है उनकी कंडीशन की वजह, जिस पे हम आएंगे बिहाइंड द सीन्स पे बात करेंगे। लेकिन भाई मैं उस टाइम पे सोच रहा हूँ ये मैंने देखा क्या, मतलब ये अब मैं ऐसा लगेगा बोल रहा हूँ तो एग्जैजरेट कर रहा भाई कि बहुत ज़्यादा, लेकिन भाई इसीलिए हम इतने बड़े फ़ैन हैं। मुझे लगता है मेरी खुद की लाइफ में कई सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं ना जो मेजर शॉक्स थे मेरे लिए, उससे भी ज़्यादा शॉकिंग ये था कि अंडरटेकर की स्ट्रीक टूट गई। मतलब आपको बोलेगा भाई ये क्या हो गया, क्योंकि भाई क्या मतलब क्यों, ये भी था क्यों, क्या कैसे कोई बताएगा, कोई आगे की स्पेक्यूलेशन, मतलब ऐसे था कुछ नहीं समझ आ रहा। और अभी बोल रहा हूँ तो भाई रोंगटे खड़े हो गए मेरे, बोलते हैं कि कुछ नहीं समझ आ रहा,
किसी को नहीं पता, दुनिया हिल चुकी है। जैसे हमारे लाइफ में भी कई सारे ऐसे मूवमेंट होते हैं ना कि हम खड़े हैं तो बस खड़े ही रहेगा, वो लिटरली जो पैरों तले जमीन खिसकने वाला मूवमेंट होता है, अगर उसको डिफाइन करना तो वो अंडरटेकर की स्ट्रीक का था। और मेरे को लगता है उस टाइम पे जितने भी लोग जो हमारी एज ग्रुप के होंगे जो भी डब्ल्यूडब्ल्यू देख रहे थे, सबका रिएक्शन सेम था, क्योंकि हम सारे लोगों को ऐसा ही लगता था कि अंडरटेकर की ये बस रेसलमेनिया आना है, उनका ट्रेडिशन है बस आना है, मैच पूरे साल भर आए या ना आए, जब रेसलमेनिया का टाइम होगा तो अंडरटेकर वो एक मैच के लिए टाइम निकालेंगे, अपना अच्छे से इन रिंग ट्रेनिंग करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद मैच करेंगे। मैं ब्रॉक लेसनर को उस टाइम पे पसंद करता था, लेकिन वो जो ब्रॉक लेसनर की हंसी है पॉल हेमन के साथ बैठ के, उस टाइम पे जब वो मेरे सामने आए थे, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ब्रॉक लेसनर को देख के, क्योंकि एक तो वो मैच भी ऐसा था भाई, वो मैच अंडरटेकर की हालत की वजह से वैसा था, उस चीज के ऊपर अभी हम आएंगे, लेकिन क्योंकि ब्रॉक लेसनर ने ना सिर्फ अंडरटेकर को हराया था बल्कि धोया भी बहुत बुरी तरीके से था। अंडरटेकर जब कुछ करने आता है तो एक F5 लग जाता, अंडरटेकर फिर कुछ ट्राई कर रहे हैं, कभी क्लोज लाइन पड़ रही, कभी वो गिर रहे हैं, वो पूरा मैच ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा ड्रैग हो चुका है, और एंड में जाके बस जो फाइनल बॉस है वो हार गया। तो भाई मैं तो ब्रॉक लेसनर को देख गुस्सा था उस पॉइंट पे पूरा। और यही ब्यूटी है भाई, देखो जो लोग यहाँ तक सुन रहे हैं और एंड तक सुनते रहना, बिकॉज बहुत सारी बातें हैं जो कि हमने करी भी नहीं है इस मैच के रिगार्डिंग, और दिल दहला देंगी वो बातें कि भाई ये उस समय बंदे के साथ चल रहा है और वो मैच दे रहा है रेसलमेनिया जैसे स्टेज पे। लेकिन ब्यूटी है इस पॉडकास्ट की और ऐसी सीरीज की जो हम लेके आते हैं कि रोहित, अब यहाँ पे हमें बात बोल सकते हैं कि जबकि रेसलिंग की हिस्ट्री की प्रॉब्ली नंबर 1 मोस्ट शॉकिंग मोमेंट वो है और कभी उसकी जगह कोई नहीं ले पाएगा, लेकिन वो मैच अपने आप में एक अच्छा मैच नहीं था। और अगर कोई बंदा आके बोलेगा भाई वो मोस्ट शॉकिंग मोमेंट है, तुम कैसे बोल सकते हो उस मैच के बारे में, भाई यही वो फिल्टर है जो असली अखाड़ा पे लगा नहीं हुआ है। बिकॉज वो मैच 30 मिनट का था और एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि भाई कब वो टूमस्टोन आएगा जब ब्रॉक लेसनर हारेगा, कब वो पॉइंट आएगा, ख़त्म करो इसे। लेकिन जो हुआ उसके बाद किसी ने बात नहीं करी उस मैच के अच्छे या बुरे के मामले में। और रोहित, वो जो विंक था ब्रॉक लेसनर का अंडरटेकर को आंख मार के रिस्पेक्ट देना कि भाई थैंक यू सो मच कि तूने मुझे अपनी स्ट्रीक को ख़त्म करने का ये मौका दे दिया, तो सबसे बड़ा मौका है किसी भी सुपरस्टार के लिए। इवन अगर मेरे से कोई ये सवाल भी पूछेगा ना कि अगर कोई एक तुम्हें मूवमेंट में भेजा जाए या जिसे तुम लाइव विटनेस कर सको, मैं अभी से बोल सकता हूँ कि आने वाले कितने भी मूवमेंट आ जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए डब्ल्यूडब्ल्यू में, मैं अभी 50 साल और भी डब्ल्यूडब्ल्यू देखूँ, स्टिल मैं बोलूँगा कि अगर न्यू ऑरलिन्स में ही मेरे को दोबारा से जाने का, दोबारा से क्या उन फैंस की तरह ज्वाइन करने का मौका मिले वहाँ पे लाइव बैठ के, स्पेशली वो फैन के आगे जिसकी आंखें खुली की खुली रहेगी, अभी भी GIF में अगर शॉकिंग रिएक्शन देना हो तो वो बंदा तुम्हें कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा। तो ये वो मोमेंट होगा जिसमें मैं दोबारा से जाना चाहूँगा। तो ब्रॉक लेसनर वो बंदे बने। अगर हम इस चीज़ को भी डिस्कस करें कि इस मैच के आफ्टर मैच की तो बात करेंगे अंडरटेकर की सिचुएशन के बारे में, लेकिन अगर हम इस चीज़ को डिस्कस करें कि क्या ब्रॉक लेसनर सही बंदे थे, तो मैं आई थिंक मैंने इस पर अपना टेक रखा नहीं, लेकिन हो सकता है मैं अनपॉपुलर टेक भी दूं या पॉपुलर टेक भी दूं, कैसे भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये सही बंदा नहीं था, लेकिन मैं इसको दोनों तरीके से देखता हूँ। ये किसी उस बंदे से भी करवाया जा सकता था जो कि नया राइजिंग सुपरस्टार हो, जैसे रोमन रेंस के केस में बात करी जाती है, लेकिन मैं इसको दूसरी ये तरीके से भी देखता हूँ कि क्योंकि इतना लेजेंड बंदा था ब्रॉक लेसनर अपने पूरे करियर में, तो आई थिंक वो ब्रॉक लेसनर की वजह से वो स्ट्रीक टूटना एक और बड़ा मूवमेंट बना कि भाई उसके बाद भी हमने ब्रॉक लेसनर, अगर मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि ब्रॉक लेसनर का करियर जो इतना अच्छा हुआ है अंडरटेकर की स्ट्रीक टूटने की वजह से हुआ, अगर वो नहीं होता तो कुछ बहुत डिफरेंस आता, लेकिन उस चीज़ ने ब्रॉक लेसनर को बेनिफिट दिया और वो एक बिगर फील देने के लिए ब्रॉक लेसनर जैसा बंदा था। अगर कोई न्यू टैलेंट होता तो आई थिंक शायद फिर वो उतना इंपैक्टफुल नहीं होता। और मुझे लगता है कि मैं ना अपने दिमाग में एनालॉजी सोच रहा था तब से कि कुछ कंपेयर करूं कि कब ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यू में और हुआ है कि बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और किसी ने आगे ख़त्म करी। रोमन रेंस की हम स्ट्रीक के बारे में बात कर सकते हैं उनकी रेन की, लेकिन भाई तुम कुछ भी बोल लो, वो भी अंडरटेकर की स्ट्रीक से कंपैरिजन आई डोंट थिंक उसका किया जा सकता है, बिकॉज ये एक अलग टाइम में अलग पॉइंट पे पूरी चीज़ हो रही है। और उस टाइम पे अगर एक्चुअल रियल रीज़न डिस्कस करा जाए कि क्यों ये करा गया, तो वो विंस मैकमैन थे। विंस को ऐसा लग रहा था कि टेकर अब पता नहीं भाई कब तक जा सकता है रेसलमेनिया में और कितनी रह सकता है। इनिशियल प्लान ये था कि अंडरटेकर जो है कभी नहीं हारेंगे, रिटायर हो जाएंगे अनडिफीटेड एट रेसलमेनिया, एक ऐसा रिकॉर्ड जो ना तो कभी और बनेगा, कभी नहीं बन सकता, आज से 100 साल बाद भी नहीं बनाएगा कोई। लेकिन उस टाइम पे विंस को था कि अगर अंडरटेकर चला गया तो मेरे पास वो कौन सा नाम है, वो कौन सा नाम है जो हर जगह कहीं पे भी जाए, उसको एक ऐसे लेवल तक मैं ले जाऊं जो भाई लोग पागल हो जाए देखकर, उसको इतनी हीट मिलनी चाहिए कि वो सबसे बड़ा स्टार बन जाए कंपनी का। और वो बैट ब्रॉक लेसनर में विंस मैकमैन ने ली। और कहीं ना कहीं बिकॉज विंस और टेकर के बीच की जो रिस्पेक्ट है, वो इतने सालों की रिस्पेक्ट कभी ख़त्म नहीं होने वाली थी। तो एट द एंड अंडरटेकर भले इस बात से अग्री नहीं करते हैं
कि ब्रॉक लेसनर एक सही बंदा था जिसने स्ट्रीक हराई, वो कहते हैं कि उसे ज़रूरत नहीं थी उस पॉइंट पे। ब्रॉक ऑलरेडी सब कुछ अचीव कर चुका था जो उसको करना था अपनी लाइफ में, लेकिन विंस की रिस्पेक्ट के लिए अंडरटेकर ने उसको यस किया, अग्रीमेंट दिखाई, और इस वजह से ब्रॉक ने स्ट्रीक तोड़ी। अब देखो अंडरटेकर के ओपिनियन के हिसाब से अगर देखें तो वो नहीं चाहते थे रेसलमेनिया 30 में ऐसा हो। और अगर मैं विंस मैकमैन के डिसीजन की बात करूं तो जैसा वो टर्न आउट हुआ, मैं ये तो नहीं कह सकता कि कुछ ब्लंडर हो गया कि अगर ब्रॉक लेसनर ने स्ट्रीक तोड़ी उसके बाद कुछ गलत हुआ, बट अकॉर्डिंग टू दी अंडरटेकर जिनकी खुद की स्ट्रीक है, वो ये चाहते थे, या वो अगर पास में जाके कोई चीज़ चेंज करते तो उनका कहना ये था कि वो रोमन रेंस को पिक करते। और अगर मैं रोमन रेंस और अंडरटेकर का मैच देखूं तो अगर उस पर्टिकुलर मैच में वो मूवमेंट होना था तो मैं प्रेफर करूंगा कि बेटर वो जैसा हुआ वैसा ही था, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे एक क्लैरिटी भी दे देंगे, अंडरटेकर ही नहीं बोल रहे कि रेसलमेनिया 30 में ही रोमन रेंस को मुझे हरा देना चाहिए था। वो चाह रहे थे तब वो ब्रॉक के अगेंस्ट जीते, और अगले 3-4 साल बाद जब रोमन रेडी होगा तब रोमन वो बंदा बने जो मेरी स्ट्रीक खत्म करे, जिस पे हम अभी आते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो भी प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल था कि क्या 3-4 साल बाद वो बंदा रोमन बन पाएगा, क्या 3-4 साल बाद अगर और कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाए और रोमन को ही टेकर को हराना पड़े और इतनी बड़ी स्ट्रीक बेकार भी हो सकती थी, तो विंस ने वो रिस्क नहीं लिया। जबकि भाई विंस से बड़ा फैन रोमन रेंस का कौन है? मेरे को वैसे इस डिसीजन में मतलब अंडरटेकर बोल रहे हैं कि नहीं टूटनी चाहिए थी तो भाई उनकी पूरी रिस्पेक्ट है। बहुत कम ही ऐसा होगा कि मैं कुछ ऐसा बोलूंगा जो अंडरटेकर बोल रहे हैं उसके कुछ अगेंस्ट में, और ऑब्वियसली अगेंस्ट भी नहीं है, ये अपने अपने ओपिनियन ही है। लेकिन मेरे ख्याल से वो रेसलमेनिया 30 सही डिसीजन ही था। और अगर उस चीज़ को भी कंसिडर करें, रेसलमेनिया 33 में जिस स्टेज पर रोमन रेंस थे और जिस तरीके का वो मैच था, आई थिंक उस स्ट्रीक की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। और आज के टाइम में तो आयुष इतनी ग्रैंड चीज़, इतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल, इतनी ज़्यादा मतलब मैं क्या वर्ड्स में कैसे बोलूँ, इतनी स्पेशल चीज़ बना पाना वैसे ही मुश्किल है। ये इंटरनेट जो रेसलिंग फैंस का कल्चर है उस वजह से, क्योंकि वो हर चीज़ को लेके बैश करते हैं, तो पुराना टाइम आई थिंक सही था कि उस चीज़ को वहाँ पे एंड किया, और इसलिए वो आज भी हम इस तरीके से याद कर रहे हैं जैसे डिस्कस कर रहे हैं। भाई देखो अगर मेरे से पूछा जाए सेम क्वेश्चन तो मैं वापस रेसलमेनिया 28 पे जाऊंगा। मेरे हिसाब से अगर एक परफेक्ट एंडिंग जिसको कहते हैं कि भाई अब खत्म, बस इसके बाद कुछ नहीं होगा, अंडरटेकर कभी नहीं लड़ेगा, खत्म हो गया सब कुछ, वो मोमेंट थी जब वो स्वीट चिन म्यूजिक और पेडिग्री लगी, वहाँ पिन हो जाना चाहिए था। फिर हम कह सकते थे भाई द ग्रेटेस्ट एंडिंग जो हो सकती थी। लेकिन उसके बाद जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से यही था, उससे ज़्यादा डिले उसको नहीं करा जा सकता था। और उससे पहले तो इतने सारे ऑप्शंस थे जो हमने डिस्कस करे। लेकिन रोहित इस मैच के टाइम पे रिंग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी और वो सिर्फ 3 बंदे या 4 बंदे जानते थे। रेफरी में भी विंस जिनको कम्युनिकेट करा जा रहा था, पॉल हेमन, और दोनों लोग जो रिंग के अंदर थे अंडरटेकर और ब्रॉक लेसनर। अंडरटेकर की हालत क्या थी उस पॉइंट पे उस रिंग के अंदर, और जो चीज़ें जानने को मिली उनकी डॉक्यूमेंट्री से भी हमें। सबसे पहले तो जिसको ये बातें पता नहीं है वो तो भाई बिल्कुल ही अपना सिर पकड़ के बैठ जाएगा ये कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट डे रहा रेसलिंग में, स्पेशली अंडरटेकर के लिए या फिर हो सकता है सारे फैंस के लिए, अंडरटेकर के लिए तो ऑब्वियसली क्योंकि वो उनकी स्ट्रीक है और वो टूट रही है। तो उस दिन के 3:30 बजे के बाद का अंडरटेकर को आज भी कुछ याद नहीं है कि उनके साथ हुआ क्या। ना उनको उस मैच की कोई मेमोरी है, ना उनको पता उस मैच के बाद क्या हुआ, ना उनको ये पता है कि उस मैच में क्या हुआ। और उसका रीज़न था कि इसी मैच में हेड पे कहीं कंकशन आ जाता है जो अंडरटेकर खुद भी नहीं जानते उनको कैसे हुआ, क्योंकि उनकी कुछ मेमोरी नहीं है उस मैच की। तो वो मैच बस जैसे तैसे उन्होंने किया है और इसी वजह से वो मैच की रेसलिंग क्वालिटी भी उस तरीके की हो गई थी। इवन ब्रॉक लेसनर को भी रियलाइज नहीं था उस पॉइंट पर कि अंडरटेकर के साथ चल क्या रहा है। लेकिन क्योंकि मसल मेमोरी बोले उसे या इतने सालों का एक्सपीरियंस था कि अंडरटेकर ने फिर भी उस हिसाब से उस मैच को वैसा फील नहीं होने दिया। अगर अब हम इस बात को सोचें ये जान के कि यार अंडरटेकर कंकशन में वो वैसा मैच डिलीवर कर गए, तो भाई इसीलिए वो एक लेजेंड कहलाते हैं। और इस मैच के बाद भी ब्रॉक लेसनर के बारे में भी ऐसी बात है कि आपको लगेगा यार ब्रॉक लेसनर ऐसा बंदा कैसे है, क्योंकि लाइव रेसलमेनिया चल रही है, विंस मैकमैन लिटरली रेसलमेनिया छोड़ के गए हैं और ब्रॉक लेसनर विंस मैकमैन दोनों हॉस्पिटल में देखने जाते हैं अंडरटेकर को, जहां पर उनकी वाइफ ने तो भाई फिर कुछ ऐसा बोला कि भाई क्या बंदा है ये रियल में ऐसा हो सकता है क्या? भाई बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि ब्रॉक लेसनर के लिए जो उस मोमेंट में रिस्पेक्ट थी ना अंडरटेकर के लिए, वो एक मतलब उसको भी कंपेयर नहीं करा जा सकता किसी और चीज़ से। क्योंकि भाई अगर तुम्हें अपनी करियर की बेस्ट चीज़ वो एक विक्ट्री अंडरटेकर ने दे दी है, तो तुम समझ सकते हो कि अंडरटेकर ने कितना सोचा होगा उस डिसीजन के बारे में, कितना उनको फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से कि उनकी स्ट्रीक कौन तोड़े। अंडरटेकर को 20 साल लग गए, 21 साल लग गए उस चीज़ को बनाने में, और वो चाहता है कि वो 21 के अगर 1 है भाई वो तू लगाएगा। और उस पॉइंट में उस मैच में अंडरटेकर का मुझे याद है उन्होंने ये भी कहीं पे मेंशन किया है कि भाई अगर तुम एक रेसलर हो
तो तुम्हें तब तक लड़ना है जब तक तुम चल सकते हो। और इस पॉइंट पे ये प्रूफ है कि अंडरटेकर ने पूरे अपने रेसलिंग करियर में किया है। जितनी सर्जरीज, जितनी इंजरीज अंडरटेकर की हुई है, उसके बावजूद ये रेसल मेनिया की स्ट्रीक अंडरटेकर ने बनाई। आई डोंट थिंक कि आज के टाइम पे ये कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, बट वो खुद बोलते हैं कि आजकल के टाइम पे उतना टफनेस किसी के अंदर उनको नहीं दिखता है कि भाई उतने लेवल तक कोई चला जाए सिर्फ अपने मैच को कंप्लीट करने के लिए। बहुत कम वैसे आज सुपरस्टार बचे हैं। तो इस मोमेंट में ब्रॉक और विंस का हॉस्पिटल जाना यही दिखाता है कि वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट और जो केयर है इन लोगों की एक दूसरे के लिए, भाई वो और किसी भी चीज़ से ज़्यादा है। बहुत सारे लोगों को अंडरटेकर की स्टेटमेंट बहुत ही ओल्ड स्कूल या फिर बहुत ही नैरो माइंडेड लग रही होगी कि यार अंडरटेकर ऐसा कैसे बोल रहे हैं कि आज के टाइम में ऐसा कोई बंदा नहीं है। आजकल के जो रेसलर हैं, जो कि सही भी है कि वो अपनी फैमिली की केयर करते हैं, वो अपने रेसलिंग से बाहर की लाइफ को भी देखते हैं। लेकिन अगर हम पुराने टाइम से 1990s के से देखें, अगर मैं उसको वो 10 साल या 15 साल का पीरियड बोलूँ, तो जितने भी रेसलर आए वो पूरे पागल थे रेसलिंग रिंग में अच्छा दिखने के लिए, अच्छा परफॉर्म करने के लिए। उनके लिए पूरी लाइफ ही वो रेसलिंग थी और अंडरटेकर ने उस बात को प्रूव भी किया। भले ही वो स्ट्रीक हारे, लेकिन फिर भी उनका रेसलमेनिया से वो लगाव ही वैसा था। उनको पता था कि ये मैच उतना अच्छा मेरा नहीं हुआ। वो फिर से रेसलमेनिया में आए, रोमन रेंज के साथ मैच है, उनको फिर से लगा मैच बेकार है। ब्रे वाइट के साथ उनका डिसेंट मैच था। शेन मैकमैन के साथ आउट ऑफ नोवेयर हमने देखा विंस मैकमैन अचानक से प्रेजेंट कर लेते हैं अंडरटेकर को कि भाई मेरे बेटे का अपोनेंट ये है। और फिर बोनयार्ड मैच, एक सिनेमैटिक फैशन में जिस तरीके से अंडरटेकर ने अपने करियर को भी खत्म किया रेसलमेनिया में, जो उनका लास्ट मैच रहा। तो इसी से यही पता चलता है कि अंडरटेकर की टफनेस क्या है। और मैं इस बात को मतलब अगेंस्ट जाके बोला भी कैसे जा सकता है कि अंडरटेकर वो जो बात बोलते हैं वो किसी के अगेंस्ट में नहीं है। बहुत सारे लोगों को शायद समझ में नहीं आएगी। आई थिंक जो लोग अंडरटेकर की रिस्पेक्ट करते हैं वो समझ जाएंगे कि अंडरटेकर क्या कहना चाह रहे हैं, कि आज के सुपरस्टार शायद उस लेवल तक का एफर्ट नहीं मार सकते कभी भी, स्पेशली जैसा अंडरटेकर ने किया था। और मुझे लगता है कि कंपटीशन जो अंडरटेकर के टाइम पे था वो अब कभी रेसलिंग में दोबारा एग्जिस्ट करे सेम टाइम पे, आई डोंट नो वो कभी पॉसिबल है या फिर नहीं। अंडरटेकर वो सुपरस्टार है जिसने एटीट्यूड एरा में रॉक और ऑस्टिन जैसे लोगों के साथ कंपेयर किया है, और उसके बाद रूथलेस एग्रेशन एरा में भी ट्रिपल एच, शॉन माइकल्स, जॉन सीना, रैंडी ऑर्टन, बटिस्टा, रिक फ्लेयर, इन सब लोगों के साथ हर एक एरा में, साथ के साथ सीएम पंक की मैं बात करूं जो कि भाई आज भी परफॉर्म कर रहे हैं, रोमन रेंज, ब्रे वायत, द ग्रेट लेट रेस्ट इन पीस ब्रे वायत और एजे स्टाइल्स, भाई हर एरा के बंदे के साथ अंडरटेकर रेसलमेनिया में लड़ा है। और उसको कोई मजबूरी नहीं थी वो चीज़ करने की, उसको सिर्फ ये था कि भाई जो मेरे को देना है बिजनेस को उससे ऊपर कुछ नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी कंडीशन क्या है। तो 100% अंडरटेकर की उस चीज़ से मैं एग्री करूँगा। और रोहित, आई थिंक कि वो जो हॉल ऑफ फेम स्पीच है और ये जो पूरी कहानी हमने डिस्कस करी, स्ट्रीक के पीछे की बातें करी, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ तुम भाई अपना माउंट रशमोर बना लो, तुम टॉप 10 सुपरस्टार्स ऑफ ऑल टाइम बना लो, तुम रोमन रेंज और जॉन सीना की डिबेट कर लो हु इज़ द गोट, लेकिन अंडरटेकर आई थिंक इस सब से भी एक लेवल ऊपर है। उसका खुद का लेवल है और उस नाम उस लेवल का है द डेड मैन अंडरटेकर। ये टॉप 10 या माउंट रशमोर या टॉप 4 की जो भी बात होती है, जैसा आयुष ने बोला, भाई अंडरटेकर का एक अलग ही नाम है। अंडरटेकर की बार मुझे लगता है किसी टाइम पे एक लिस्ट होनी चाहिए, वैसा कोई उनको मैच नहीं कर सकता। और जिस टफनेस की हम बात कर रहे हैं वो रेसलमेनिया के बाद का भी था। उनकी वाइफ ही बताती है कि मेरा पति यानी अंडरटेकर खुद मेरे से आके पूछ रहा है कि मेरा नाम क्या है। अंडरटेकर जिस कंडीशन में हॉस्पिटल में पहुंचे थे उनको खुद नहीं पता था कि उनका नेम क्या है। तो अब आप सोचो 12 सर्जरीज भी उस बंदे की हुई है। ये मेरे को पता है मिनिमम इतना काउंट तो है, 12 सर्जरी। भाई मेरी 2 सर्जरी हो चुकी है, मुझे पता है क्या होते हैं। अलग अलग रिप्लेसमेंट्स, ये हिप रिप्लेसमेंट जैसी चीज होती भी क्या, अगर आप उससे जाके देखोगे इंटरनेट पे तो आपको समझ में आएगा। ऐसी 12 सर्जरीज हो चुकी है अंडरटेकर की। एक फनी इंसिडेंट भी वैसे बताते हैं, थोड़ा स्टोरी से अलग है। किसी डॉक्टर ने पूछा जब उनकी आई थिंक 11वीं 12वीं सर्जरी थी, क्या तुम्हारी पहले सर्जरी हो चुकी है? तो अंडरटेकर बोलते भाई तुम किस बंदे से सवाल पूछ रहे हो। अंडरटेकर ने उसको बहुत ही ह्यूमरस और सार्कास्टिक वे में जवाब दिया था। लेकिन ये जो सिर्फ स्ट्रीक का टॉपिक है, आई थिंक ये आज इस एपिसोड में स्ट्रीक की बात नहीं करी हमने, ये अंडरटेकर की ग्रेटनेस की बात करी है। और टॉप 5 बना लो, टॉप 10 बना लो, कुछ भी बना लो, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, अंडरटेकर की कैटेगरी हमेशा अलग ही रहेगी। और हम बहुत आई थिंक ग्रेटफुल है इस चीज़ के लिए कि हमने रेसलिंग बिजनेस को उस टाइम पे पसंद किया जब अंडरटेकर उसका पार्ट थे। और रोहित, आज की डेट में हम बात करें अंकल हाउडी, ब्रे वायत और बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो वो उस डार्क अप्रोच के साथ आते हैं, डीमन, फिन बैलर, लेकिन उस टाइम पे एक डेड मैन का गिमिक, एक मरा हुआ बंदा जिंदा होके वापस रेसलिंग रिंग में आ रहा है, उसको ये मार्क कैलवे नाम का एक इंसान इस लेवल तक ले जाएगा। आई डोंट थिंक सपने में भी विंस ने भी कभी सोचा होगा कि ये जो मेरी क्रिएशन है वो इस लेवल पे चली जाएगी। एक सिंपल बात से आई थिंक हम इस एपिसोड को ख़त्म कर सकते हैं कि कोई बंदा स्टोरी लाइन में रह के
रियल लाइफ के बंदों को ये चीज़ का विश्वास दिला रहा है कि मैं बार बार मर के जिंदा आ सकता हूँ। इससे ज़्यादा लाइफ चीज़ें जैसे चलती है उसकी अगेंस्ट कोई चीज़ क्या हो सकती है, बट स्टिल हम सारे लोग उस चीज़ में बिलीव करते हैं। तो बहुत सारे लोग अभी भी कह सकते हैं भाई ये तो बचपन की बातें हैं, या उस टाइम पे इवन जो अमेरिकन फैंस थे उनके लिए सारी चीज़ें थी, बट स्टिल वो भी बिलीव करते थे भाई कि अंडरटेकर सच में वो बंदा है जो कि मर के आ सकता है। आज के टाइम में भी अगर अंडरटेकर की तुम शक्ल किसी को दिखा दोगे पूरे ग्लोबली मैं कह रहा हूँ, तो आई थिंक 10 में से 8 बंदे तो पहचाने जाएंगे कि अंडरटेकर है। और रेसलिंग फैन तो ऐसा कोई हो नहीं सकता जिसने अंडरटेकर का नाम ना सुना हो क्या बोल रहा हूँ, जिसको अंडरटेकर की ग्रेटनेस के बारे में ना पता हो। आई थिंक बहुत अच्छा टर्न आउट हुआ ये एपिसोड। दैट्स एपिक तो ये है, लेकिन हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। नीचे आपको भाई स्पॉटिफाई ने कमेंट का सेक्शन पता नहीं क्यों हटा दिया, लेकिन आपको एक पोल दिख जाएगी, शायद वो नेक्स्ट एपिसोड से रिलेटेड हो सकती है या फिर स्ट्रीक किसको तोड़नी चाहिए तो उससे रिलेटेड हो सकती है। आप अपना फीडबैक इस पर दे ही सकते हो। बाकी हम मिलेंगे आपसे असली अखाड़ा पॉडकास्ट के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।